प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सिद्धबली क्लासेस। ये आपका वही प्यारा सा चैनल है जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया। हाँ, थोड़ा बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस कारण मैं पढ़ा नहीं पाया था, और अब बिल्कुल फिट हूँ आप लोगों के प्यार से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th फिजिक्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर कुछ डाउट हो आप मैसेज सेंड कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे टाइम मिलेगा रीड करूँगा और फिर कोशिश करेंगे कि इस ऑनलाइन मोड से आपके सॉल्यूशंस, आपके डाउट क्लियर करे जा सके। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स। और हम पूरी कोशिश करेंगे और करके रहेंगे कि आपके एनुअल एग्जाम तक ऑलमोस्ट आपको फिजिक्स समझ में आ जाए, कोई डाउट ही ना रहे। फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैथमेटिक्स का वास्टली यूज होना है फिजिक्स के लिए। हम लोगों को समझना है कि कौन कौन सी 10th की कौन कौन सी मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो हम लोगों को आनी चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम 10th। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपको आ गए तो आप समझो कि आपको कोई खासा प्रॉब्लम होनी नहीं है, एकदम स्मूथली चलेगा। आपको पूरा मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में और पढ़ाने में, है ना। भविष्य में पढ़ाइएगा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, ये आपने क्लास किसमें पढ़ी थी, 10th में। ओके, बेसिकली इसमें टी रेशोज, है ना। आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा क्या क्या होते थे हमारे पास फंडामेंटल जो होते हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। और अगर साइन थीटा का रिवर्स करूं तो क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स करें तो क्या बनता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का रिसिप्रोकल रिवर्स, मतलब सॉरी रिसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा कॉट थीटा। तो अगर आपको याद होगा, मैं साथ साथ हल्का का आपको याद दिलाता हुआ चलूं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तो आप लोग सीख ही रखे हैं, काफी सिलेबस आपका हो गया होगा। अगर हम कंसिडर करें राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, एकदम आराम से सीखेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आपने सुना होगा, और जब जागो तभी सवेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया, इस एंगल को मैंने दिखाया 90 डिग्री। तो आपने सुना होगा द साइड विच इज अपोजिट टू दिस, ये वाली साइड है, देखो इसके अपोजिट। इसका नाम लिखे, चलो ए बी सी। तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है दैट इज ए सी, इसी को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस। ठीक, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड दिखी वो ही हाइपोटेन्यूस है। अब सर बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं। ऐसा बेटा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दिस वन एंगल इज θ1 एंड दिस वन इज θ2। सो अगर कोई मुझसे पूछे कि θ1 के लिए हाइपोटेन्यूस क्या है, तो भैया हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूस का डेफिनेशन होता है लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड तो नहीं चेंज हो सकती ना, है ना। मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 इज 25। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका मैंने आपके लिए मेजरमेंट भी लिख दिया है। तो इस मेजरमेंट में क्या चीज है सर, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, या हाइपोटेन्यूस ही सबसे हाइपोटेन्यूस ही लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं किसी भी एंगल को कंसीडर करूंगा, θ1 को या θ2 को, मेरा हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं सर परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है ना। तो मैं यहां लिखूं परपेंडिकुलर, इससे आपको समझ में आने लगेगा। साइड अपोजिट टू एंगल, यानी जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके ठीक अपोजिट में देखो कौन सी साइड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं θ1 को कंसीडर करूं तो इसके अपोजिट कौन सी है, देखो ये वाली, यानी CB, है ना। सो फॉर θ1 परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू CB हो जाएगा। बोलो आ रहा है ना समझ में। जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, मैंने θ1 को कंसीडर करा, तो θ1 के लिए कैसे लिखेंगे, उसके अपोजिट साइड को देखो, वही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। अब सर बेस क्या हुआ, अरे राइट एंगल ट्राइंगल में 3 ही तो साइड होती है यार, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कहीं नहीं जाता, आपने परपेंडिकुलर डिसाइड कर लिया है, तो अब क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग साइड बेस है ना। देखो ये बेस हो गई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बेस इक्वल्स टू AB। बोलो ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं θ2 के लिए कर लेता हूं। जब तक मैं θ2 के लिए बोल रहा हूं, आप जरा कमेंट में टाइप कर दीजिए कि θ2 के करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाता है। तो बताइए θ2 कहां है सर, ये रहा। परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, इसकी अपोजिट साइड देखो, इसके सामने वाली देख लो, ये देख ली मैंने, क्या है ये AB, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया AB। बोलो ठीक है। अब बेस क्या रह गया, हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलेगा, तो बेस क्या रह गया सर, ये परपेंडिकुलर बन चुका है ऑब्वियसली,
BC या CB आप जो भी बोले, ये आपका बेस हो गया है। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या अपने को ये समझ में आया कि आज के बाद कोई पूछे कि व्हाट इज परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो अपन का आंसर सीधा सीधा होगा कि देखो भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले ये बताओ किस एंगल के बारे में बात करें, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं साइड अपोजिट टू द कंसिडर्ड एंगल, तो हम परपेंडिकुलर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, होप्स आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या सीखना है सर? ये तो हमने सीखा थोड़ा थोड़ा कि ट्रिग्नोमेट्री, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि टी रेशियोज क्या होते हैं, है ना, थोड़ा सा जानते हैं कि टी रेशियोज क्या होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टी रेशियोज शॉर्ट में कह रहे हैं, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, और रेशियो आप समझ रहे हैं, रेशियो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनो का मतलब होता है थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ट्राई मतलब थ्री साइड्स, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और जाहिर सी बात है ट्राइंगल के लिए यूज हो रही होगी, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। अरे कुछ नहीं है यार, तीनों साइड को मेजर करना है, उसके बाद उनका रेशो बना लेना है, इसी को ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। टी रेशो इसी को कहा जाता है। पहले तीनों साइड का मेजर कर लेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे, रेशो निकाल लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। तो आइए समझते हैं, इस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा मैं कि साइन थीटा कैसे बना, क्या बना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, फिर से वापस मैं वही राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, है ना। अब जो भी नाम थे यहाँ A, B और C, 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। धीरे धीरे बताऊंगा कि 3, 4, 5 भी क्यों यूज करवा रहा हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। तो सपोज दैट हमने क्या करा, आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला कोडिंग आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे साइन थीटा क्या होता है, किस किस का रेशो होता है ना। तो मान लीजिए मेरी साइड थीटा है, या चलो फिलहाल के लिए थीटा बोलते हैं। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज दिस वन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा सर, सामने वाला यही तो होगा, है ना, 4। तो यहाँ आएगा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज 5। बोलो ठीक है, ओके। अब देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा। ऑब्वियसली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज कॉस थीटा। इस थीटा की बात हो रही है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो भैया ये हो गया बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 3/5। आराम से सीखना है। तीसरा टी रेशो आया हमारे पास tan थीटा। सर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा यहाँ देखो, ये है tan थीटा, ये सुंदर सा बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है tan थीटा। तो इस एंगल ये रहा, दिस इज थीटा, इस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट इज 4 अपॉन बेस, दैट इज 3। तो यह हो गया हमारे आंसर। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अब वैसे तो बहुत कम फिजिक्स में, हमें फिजिक्स में तो ज्यादातर साइन थीटा कॉस थीटा से ही काम चल जाएगा, बट अगर कहीं रिक्वायरमेंट आती है तो आप बाकी का भी देख सकते हैं। कॉसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कुछ अलग नहीं है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो आप तो वैल्यूज मेरे ख्याल से इन्हीं से मुझे बता सकते हैं, है ना। तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 5/4, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, कॉस थीटा 3/5, इसका रेसिप्रोकल 5/3, टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल 3/4। तो ये हमारे पास 6 के 6 टी रेशियोज की वैल्यूज हमने निकाल ली। बोलो समझ में आया? बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा मैकेनिक्स में, तो खासकर मैकेनिक्स क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जब हम फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ेंगे, अलोंग वाला कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, तो हमको ये आना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो इतनी बात समझ में आई? पक्का आ गई? आप एक काम करो, आप क्या काम करेंगे, मैं होमवर्क के लिए देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं θ1 फॉर एग्जांपल। अब आपको साइन θ1 कॉस θ1 tan θ1 cosec θ1 sec θ1 cot θ1। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करके कमेंट में बतानी है। ये हो गया बेटा आपका होमवर्क।
ठीक है, और करना है पक्का। आप कमेंट में बता दीजिए, अदरवाइज मैं अपना जीमेल लिख देता हूँ, आप चाहो तो जीमेल में भी सेंड कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुरोहित, सारा स्मॉल में है, 26 समीन @gmail.com। कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप सॉल्व करोगे डेट मेंशन करना, है ना, डेट मेंशन कर लेना। जैसे आज दिवाली का शुभ दिन है, ऐसे लिखना 31 अक्टूबर 2024, और फोटो खींच करके मुझे अपने होमवर्क को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। पक्का कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे दूं, चलो। θ1 के लिए कंसीडर करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा θ1, तो हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा, सामने वाली साइड यानी ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग रह जाएगा आपका बेस। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपने कोशिश करनी है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, कभी कभी बहुत काम आ जाती है। क्या चीज है, वापस आते हैं। देखिए एक बहुत फेमस है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? तो जब मैंने बच्चों से पूछा, तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताया कि सर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर देखो, अगर सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, एटलीस्ट हमको लैंग्वेज भी तो बनानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? सारे न्यूमेरिकल थोड़ी आएंगे आपके पास, है ना। भाई फिजिक्स तो फिजिक्स टीचर समझा लेगा, बट वो लैंग्वेज कैसे ठोकेंगे? फिर आप बोलेंगे स्कूल में मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जरा याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे लिखेंगे। अगर वो लिखना आ जाएगा, यानी थोड़े थोड़ा हम लैंग्वेज अपनी शुरू से डेवलप करेंगे, तो आराम से डेरिवेशन में भी अच्छी सी लैंग्वेज लिखेंगे, फिगर बड़े सुंदर बनाएंगे, है ना, डायग्राम बड़े सुंदर होंगे, और फिर कैलकुलेशन दिखाएंगे और फाइनल रिजल्ट निकाल ले जाएंगे। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है ये, इट इज द रिलेशनशिप, या रिलेशन लिख दीजिए आप, बिटवीन नहीं, तीन चीजें यहाँ पे, अमंग मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है कि नहीं है? देखो दिख रहा होगा आपको, पर तो आपने रखा, आई नो इट वेरी वेल, है ना। अब जरा बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो। एक ऑप्शन में आपको ये देता हूं, आप बोलेंगे द सम ऑफ द, स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ, और टू साइड्स में, टू साइड्स ऑफ a right triangle is equals to the square of longest side, है ना। ये इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, that in a right triangle the square of the longest side is equals to the sum of square of remaining two sides। ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप उसी को लिख लीजिएगा। In a right triangle, the square of hypotenuse is equals to the sum of squares of remaining two sides। सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो देखो होता कुछ नहीं है, मुझे पता है कि ये हमें स्टेटमेंट पता है, तो हम तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहीं पे अगर आपको लिखने का आ गया, लैंग्वेज अगर आपको लिखनी पड़ रही है, तो बेटा आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपने को इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी जो हमको पहले से आता है उसी को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे एकदम हाथ साफ हो जाएगा और बढ़िया से आप लिख पाओगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, है ना। सपोज दैट मैंने इसे 1 लिखा, इसे लिखा √3, ठीक, सही है, और इस एंगल को लिख दिया थीटा, और आपसे बोला इस साइड को लिख दिया मैंने x, इसका मेजरमेंट ABCD, और मैंने आपसे बोला फॉर एग्जांपल फाइंड x, साइन थीटा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला फाइंड x एंड साइन थीटा। इस गिवन फिगर के लिए आपको x और साइन थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सोचो 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 सोचो, बहुत आसान है। पहले सोचो कि सर साइन थीटा क्या होता है। आपको ध्यान आएगा, साइन थीटा अभी बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से। यहाँ पे बना लेते हैं सॉल्यूशन। ये साइड बहुत आवाज कर रहा है ना मार्कर का, शायद वीडियो में जा रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
साइन थीटा, ये थीटा एंगल है, विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस हाइपोटेनस दैट इज ए बी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, बी सी की वैल्यू तो अपने को 1 पता है, हाँ जी सर, ओ ए बी नहीं पता चल रहा है ना, ए बी के बारे में तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं एक्स लिख लेते हैं। इसका मतलब जब तक मैं एक्स को नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा तब तक साइन थीटा नहीं निकलेगा। ठीक है सर, एक्स क्या है, साइड का मेजरमेंट। ओके, क्या साइड के मेजरमेंट के लिए कोई थ्योरम दी है राइट एंगल ट्राइंगल में? हाँ सर दी है ना, किसने, पाइथागोरस ने। आओ यूज कर लेते हैं, ये रही आपके सामने। सो बाय यूजिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, है ना। हाँ, क्या लिखे, हाइपोटेनस, ये रहा देखो 90 के सामने वाला, ये रहा हाइपोटेनस, दैट मींस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड 1 एंड √3, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। अभी भी कितने बच्चों को नहीं आता कि √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ बता देता हूँ, किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर, शॉर्टकट तो ये है बेटा कि अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे √3 का स्क्वायर है, आप रूट हटा दो आंसर आ जाएगा। √x का स्क्वायर है, आप रूट हटा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट इज इन क्लास 9 इंडिसेस एंड सर्ट्स नाम का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है, क्लास 9 से स्टार्ट होता है। देखो रूट का मतलब होता है हाफ पार, कितनी पार, हाफ पार। सपोज दैट मैंने लिखा √9, सबको पता है इसका आंसर 3 आता है ऑब्वियसली। अब देखिए कैसे निकलेगा, 9 की पावर लिखी मैंने 1/2, कितनी लिखी 1/2। अब भाई मैं सॉल्व तो तब करूंगा ना अगर 9 के ऊपर 2 पावर होती तो 9 9 81 कुछ और होती। यहाँ तो प्रॉब्लम है 1/2 है और 1/2 पावर कैसे निकालेंगे? तो हम क्या सोचते हैं कि अंदर वाला, जो अंदर वाला है वो किसका स्क्वायर बनेगा। तो जैसे मुझे ध्यान आया 3 का स्क्वायर है, तो इस 9 को अंदर वाले को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, बाहर से 1/2 एज इट इज। बोलो ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज क्या करते हैं कि आप व्हेन पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 raised to the power 2 into 1/2, that is 3 raised to the power 2/2, that is 3 raised to the power 1 यानी 3। तो फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा इसका 3। ठीक है, इसका तो 3 हो गया सर। लेकिन आप तो कह रहे थे कि √3 का स्क्वायर, आओ देखो उसको भी देख लेते हैं। देख भाई, √3 का स्क्वायर किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने √3 को क्या लिखना है, रूट हटा करके 3 raised to the power 1/2, और बाहर से तो स्क्वायर लगी रखा है तो लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बताया था, ये बेस, दिस वन इज बेस, और बेस के पास दो पावर है, तो आप दोनों पावर्स का इंटू कर दीजिए। सो दिस विल बी 3 to the power 1/2 इंटू 2, कितना बनेगा बच्चों, 3 की पावर 2/2, फाइनली 3 raised to the power 1 यानी 3। अब बड़ी क्लास में आ गए, इतना लंबा करेंगे नहीं ना। जैसे मैं पूछूं √7 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √7, आप कहोगे सर 7, मैं कहूंगा स्क्वायर ऑफ √17, आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ रूट, खत्म। स्क्वायर ऑफ रूट सुना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंदर जो नंबर बोला वो हमारे पास फाइनली आ जाएगा। बोलो क्या इतना समझ में आया, पक्का, यहां तक समझ में आया, पक्का आया, ठीक है। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, यहां करते हैं, देखो वापस आते हैं। सो √3 का स्क्वायर होगा 3, यानी फाइनली कितना आ गया 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अरे सर ये क्या बता दिया अचानक से, 10 तक तो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और करा भी होगा तो ध्यान नहीं है। अब मैं बताया तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आपको अगर नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लूं इरेज, ठीक है। आओ देखें, ये वाला पोर्शन करेंगे हम इरेज, ओके सफिशिएंट है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 देन एक्स विल बी, ये स्क्वायर इधर से हट के इधर जाएगा तो रूट, और यहां अपन लगाएंगे प्लस माइनस। सर ये क्या हुआ, और कैसे हुआ, आओ समझाता हूं। देखो एक्चुअल प्रोसेस इसके पीछे क्या है, यहाँ x का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 3 लिखा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के स्क्वायर की नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पार में 1/2 करूंगा ताकि x रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट हो जाए, और इसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कंपेंसेट करना। तो मैं दोनों तरफ हाफ पावर करने वाला हूं, है ना, हाफ पावर करने वाला हूं। तो इधर क्या बचेगा, x की पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3 का रूट, ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू √3। अरे सर प्लस माइनस तो आया ही नहीं, प्लस माइनस क्यों आता है, क्या सीन है, वो भी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि प्लस माइनस क्यों आता है। बहुत सारे बच्चे निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि बेटा ये प्लस माइनस क्यों लगाया, उनको नहीं पता चलता। और प्रॉब्लम क्या होती है फिजिक्स में, लास्ट में हम लिखते हैं इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हम छोड़ देते हैं। फिजिक्स में तो कई बार यूज होगा इसका बहुत ज्यादा, है ना, तो वही समझने की कोशिश करते हैं कि प्लस माइनस क्यों आता है। देखो ये क्या दिखा रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर लो, कोई एक ऐसा नंबर लो
जिसका स्क्वायर करने पे यानी उस नंबर का स्क्वायर करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। ये तो दिखा रहा है ना, x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास 3 आ जाए। x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? फिर से देखो, हमने लिखा था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 होगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ रही थी। आपको समझ में आ गया था कैसे आई थी, लेकिन आपके माइंड में शायद कंफ्यूजन है कि सर प्लस माइनस क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, कोई रीजन समझाओ। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इसका मतलब है कि x कोई एक ऐसा नंबर होगा, x कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाए, प्लस का 3। बोलो ठीक है? ठीक है। अब मैं देखता हूं, देखो अगर मैंने इफ x इक्वल्स टू प्लस का √3 लिया तो x का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस √3 इंटू प्लस √3, प्लस इंटू प्लस इज अगेन प्लस, एंड √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पक्का। इस कंडीशन को देख लो ना, x की जगह √3 रखोगे, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। सही है? सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी बोलो। ओके। अब अगर मैं इस x की जगह सपोज दैट माइनस √3 को एज्यूम कर लूं, है ना, अगर मैं सोच लूं कि x की जगह √3 नहीं, मैं माइनस का √3 ले लेता, तो भी क्या x का स्क्वायर प्लस का 3 आता? आओ देखें, एक्स स्क्वायर मींस x इंटू एक्स, यानी माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ माइनस √3। देखो, माइनस इंटू माइनस अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल बिकम प्लस, एंड √3 इंटू √3 इज 3। तो देखो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भैया जब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिलहाल तो मुझे दोनों ही लेने चाहिए। आई बात समझ में? आई? आई? ओके। अब इसका शॉर्टकट बता दूं, चलो लास्ट में हमको ये याद रखना है, किसने लिख दिया इफ x इक्वल्स टू 16, नहीं 16 नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 देन x विल बी प्लस माइनस 4। बिल्कुल सही बात है, प्लस, क्योंकि देखो -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 बनेगा, +4 का स्क्वायर भी प्लस 16 बनेगा। किसी ने लिख दिया x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17, हमसे पूछा x की वैल्यू, हमने कहा प्लस माइनस √17, क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई करने वाली है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का आ रही है? स्क्रीन थोड़ी सी हिल गई है, मैं एडजस्ट करता हूं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। लो, कर दिया मैंने एडजस्टमेंट। बोलो, इतनी बात समझ में आई? पक्का आई? ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या निकालना था, मैं इसे रेस कर रहा हूं, अगर आपको करना है तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं कर देता हूं रेस। आपको नोट करना है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप पॉज कीजिए स्क्रीन को और नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ऐसा है ना, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग रखेंगे, फिजिक्स भी बनती चली जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलो। तो हमारा आया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो हमने बोला यहां से x होगा कितना होगा, प्लस माइनस 2 होगा ना। बोलो ठीक है, x कितना होगा, प्लस माइनस 2 होगा। अब सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में +2 लेंगे कि -2, तो ध्यान रखो व्हाट इज x, x है क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना। और कॉमन सेंस की बात है, आप किसी से पूछोगे, मुझसे पूछोगे सर जिसको आप हाइट बोलते हो, बेसिकली आप लेंथ ही नाप रहे हो ना, आपकी हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है, क्या बोलूंगा मैं, माइनस में कोई बता सकता है क्या किसी भी चीज की लेंथ माइनस में पॉसिबल है? नहीं है ना, बिल्कुल। इसी वजह से हम माइनस साइन को छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे सो x इक्वल्स टू 2। सही है? बोलो। तो मेरे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2। बोलो ठीक है, आया समझ में? पक्का? ओके। अब साइन थीटा निकालना था, वो भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/x, दैट इज 1/2। और ये क्वेश्चन खलास हो गया, खत्म। बस ऐसे करना है ना। अब साइन थीटा आ गया तो एक बार दोबारा डायग्राम को ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो ये कितना था हमारे पास, ये वाला हमको था गिवन √3, ये था 1, तो ये कितना हो गया था 2। इसका नाम आई थिंक a, इसका नाम हमने b रखा था, इसका नाम c रखा था। अब आपसे साइन थीटा बोले, कॉस थीटा बोले, कॉस थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, कॉस थीटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2। सही है। टेन थीटा बोले तो क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। कुछ भी 6 के 6 टी रेशियो में से आई थिंक कुछ भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। और ये बहुत कुछ नहीं है, अगर किसी को इसके सवाल क्वेश्चन दोबारा लगाने तो क्लास 10 की एनसीईआरटी का आप ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर उठा लो, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे, आप इजीली कर लोगे, है ना। और करने भी चाहिए यार, अगर बोर हो ना, देखो ऐसा होता है कई बार क्या होता है, हम पढ़ पढ़ के बहुत थक जाते हैं, लेकिन हमारा मन होता है कि हैबिट ना टूटे, तो फिर क्या करना चाहिए, उस टाइम पे वो पढ़ो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, दोबारा पढ़ लो, आपको मजा आएगा, आपका माइंड मतलब कंट्रोल में रहेगा। देखो नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, भटकेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा।
हमें पता है उससे भागना है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, हम उसे बांध के रखने के लिए वो चीज पढ़वाएंगे जो उसे आती है ना। रिवाइज भी होता रहेगा और मजा भी आता रहेगा। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को, आराम से नोट कर लीजिए। अब देखो, कुछ स्पेसिफिक टी रेशियोज की वैल्यू सीखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टी रेशियोज की वैल्यू सीखते हैं, वैल्यूज ऑफ सम टी रेशियोज नहीं, हाँ सम स्पेसिफिक टी रेशियोज। सर कौन कौन से हैं वो, और किस किस एंगल की हमें याद रखनी है। देखो मैं यहां लिखूंगा साइन, यहां लिख दूंगा कॉस, आपने सीख भी रखे हैं 10th में, कोई बड़ी चीज नहीं है, 10 है ना। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साथ में, साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थीटा चलाऊंगा, है ना। थीटा मतलब एंगल का मैं कितना वैल्यू लेने वाला हूँ। तो जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और थोड़ा सा और याद कराऊंगा कुछ खास, चलो अलग से लिख देंगे उसे, जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में एंगल का ज्यादातर इस्तेमाल रेडियन में होगा। रेडियन क्या होता है, रेडियन एंगल का एसआई यूनिट होता है ना। तो फिजिक्स में एसआई यूनिट का बहुत यूज है। दोबारा इसको रिवाइज कराऊंगा जब आगे हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैथ्स थोड़ा थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि हमारे पास जो एंगल का एसआई यूनिट होता है दैट इज रेडियन। तो 0 डिग्री को तो 0 ही रेडियन लिखते हैं, 0 रेडियन। 30 डिग्री इसको लिखते हैं π/6 रेडियन। क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आगे क्लासों में क्लियर होगा, अभी कोशिश कीजिए ध्यान रखने की। 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, और क्या आया 90 डिग्री π/2 रेडियन, ठीक है। सो 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/3 रेडियन, 45 डिग्रीज π/4 रेडियन, 60 डिग्रीज π/3 रेडियन, 90 डिग्रीज π/2 रेडियन, ठीक है ना। और वैल्यू देखिए, साइन थीटा 0 0 बड़ा मस्त है, कॉस 0 1 होता है, साइन 30 1/2, साइन 30 इज हाफ, याद करना है ना, याद करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ये दोनों तो सेम ही होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, जल्दी बताओ, नहीं होते, अच्छा। √3/2 60 डिग्री की वैल्यू, और ये हो गई 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये उल्टा सीक्वेंस है, अगर आपको साइन याद है तो इसी का उल्टा चलना है। ये जो वैल्यू cos 90 डिग्री की है वही वैल्यू, जो वैल्यू साइन 90 डिग्री की है वही वैल्यू cos 1 की है। रीजन आपने 10th में पढ़ रखा है, यहाँ तो मैं सिर्फ टेबल फिल करना सिखा रहा हूँ। जो वैल्यू साइन में 60 डिग्री की है वही वैल्यू cos में 30 डिग्री की, यानी √3/2। 45 सेम आ गया, यहाँ पे क्या आएगी 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक। आपको सिर्फ इतना रट्टा मानना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, भाई इतना याद कर ले। ऐसे चलेंगे तो ये साइन थीटा की वैल्यूज होंगी कौन कौन से एंगल की, 0 30 45 60 एंड 90, दैट मीन्स 0 रेडियन, π/6 π/4 π/3 एंड कितना 2, सही है। और उल्टा चलोगे तो ये cos थीटा की वैल्यूज है, यानी एक को याद कर लो दूसरी को उल्टा लिख लेना। प्रैक्टिस करते करते तो डायरेक्ट मुंह पे आ जाती है कि ये इतना होगा वो उतना होगा, तो ठीक है, बोलो ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से याद कर लेना। ये कितनी होगी cos 0, ये π/6 30 डिग्री, ये π/4, ये π/3, ये π/2 की, ठीक है ना। अब 10 की क्या होती है सर, देखो 10 होता है साइन अपॉन कॉस। अगर मैं कोई बोले 10 45 डिग्री कितना होगा, 10 45 डिग्री कितना होगा, तो मैं बोलूंगा साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, है ना, यानी 1/√2 अपॉन 1/√2। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बिल्कुल सेम सेम है तो कट जाएगा 1 1 जा, यानी 1 आएगी। कितना आसान है, 10 45 तो बच्चा भी याद कर ले, 10 π/4 की वैल्यू तो सबको याद हो जाएगी 1, है ना, सबको लाइफ में फर्स्ट नंबर पे आना है, ठीक है। और चेक करके बताओ, 10 0 कितना होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी 0/1 कितना होगा, 0/1। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करने जाओगे तो क्या होगा, आ जाएगा, बोलो
करो डिवाइड आराम से, 1 से डिवाइड करना है 0 को। 1 की टेबल में 0 कितनी बार आएगा सर? बहुत सिंपल है, 1 0 टाइम्स 0। जैसे नीचे 0 आया टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, 0 इज आंसर। तो 10 0 0। बोलो ठीक है। यहां चेक करोगे, इसको चेक करोगे, आओ कर ही लेते हैं। साइन क्या निकालना है? 10 30। 10 30 मीन्स साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे में क्या होता है सर? देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आया फर्स्ट अपॉन सेकंड फिर थर्ड अपॉन फोर्थ, तो क्या होगा? एक्सट्रीम वाले साथ में मल्टीप्लाई होता है। एक्सट्रीम वाले कौन है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट कौन सा है? 1 इंटू, फोर्थ कौन सा है? 2, डिवाइडेड बाय मिडिल वाले कौन कौन से है? सेकंड एंड थर्ड, यानी 2 इंटू √3। तो कट कुट के अपने पास बचेगा 1 अपॉन √3। ये तो बच रहा है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √3। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। ऐसे जब आप 1060 डिग्री कैलकुलेट करोगे दैट इज गोइंग टू बी √3, और ये वाली वैल्यू तो इंटरेस्टिंग है। देखो ये कितना आएगा? साइन 90 डिग्री या π/2 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1090। और हम चाह रहे हैं 1090 की वैल्यू निकालना। आओ देखें जरा 1090 कितना हो जाएगा? 1090 विल बी इक्वल्स टू साइन 90 इज 1, ओके, अपॉन कॉस 90 इज 0, 1/0। अब मैं कई बार पढ़ाते समय बच्चों से पूछता हूँ कि 1/0, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं दिखाऊं क्या होगा। 1/0 का मतलब है 0 से भाई साहब 1 को डिवाइड करो, सही है? यही तो होगा ना, जैसे यहाँ करा था, अभी डिवाइड करा था। 0 से 1 को डिवाइड करो, पढ़ो टेबल कि 0 की टेबल में 1 कब आएगा? 0 की टेबल में 1 कब आएगा? 0 की टेबल में 1 कब आएगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 टाइम्स 0, 0 5 टाइम्स 0, 0 6 आर 0, 0 7 आर 0, 0 8 आर 0, 0 9 आर 0, 0 10 आर। सर ये तो आ ही नहीं रहा है ना? आ ही नहीं रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि अगर मैं, चलो मतलब नहीं हो सकता ना सॉल्व, मैथमेटिक्स ने हाथ खड़े कर दिए ना। ये तो बोलना चाह रहे हैं कि सर नहीं आ रहा, 0 से तो कितना भी टाइम्स कर लो कुछ आना ही नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। और मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो डिफाइन नहीं है, मतलब नहीं बता पाएंगे ना कितना आंसर है। ये भी नहीं कह रहे कि कभी नहीं आएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में चीजें बढ़ती है ना। अरे हाँ है ना, 1 का टेबल ले ले भाई, 1 1 जा 1, 1 2 टाइम्स 2, 1 3 टाइम्स 3, 1 4 टाइम्स 4, 1 को 4 से इंटू करोगे बढ़ रहा है 4, 1 को 5 से इंटू करोगे बढ़ रहा है 5, 1 को 6 से इंटू करोगे रिजल्ट विल बी 6, यानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो 0 को कभी हम किसी नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी से कि फाइनल आंसर 1 बन जाए, इसलिए हम छोटी क्लास में हमने नॉट डिफाइन पढ़ा होगा, यहाँ हम इन्फिनिटी का यूज कर लेते हैं। बोलो ठीक है, पक्का? पक्का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये प्लीज ये आपको याद हो जाने चाहिए, याद करें, है ना? क्वेश्चन करते करते भी हो जाएंगे। और ये तो 10th का है यार, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी फिजिक्स समझने के लिए। प्लीज इसको याद करें, आपको याद करना चाहिए, ठीक है? पक्का? चलो, है ना? तो मुझे लगता है शायद ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही सफिशियंट है। आप लोग कर सकते हैं इतना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? वेरी गुड। चलिए, अब सर और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में? ये तो आपने ठीक है बेसिक मैथमेटिक्स में आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री, इतनी तो एटलीस्ट आनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको सिखाता रहूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपटीशन के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत काम आता है। एक स्पेशल टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल हमको याद करना है बच्चों। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ आप लिख सकते हैं 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 90, ये 37, तो ये बचेगा 53 डिग्री, है ना? 53 डिग्री। अब इसमें याद क्या करना है? 3 के सामने 3 लिख देना, इस साइड को 4 लिख देना, इसको 5 लिख देना। लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई? 5। सबसे छोटी कौन है? 3। सबसे छोटी वाली साइड सबसे छोटे एंगल के सामने, नहीं 37 डिग्री के। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट एंगल कौन सा? 54। उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के आगे। 3 4 5 3 4 5 3 4 5। अब आपका होमवर्क क्या देखो, इसके साथ आपको लिखनी है साइन 37 डिग्री की वैल्यू, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू, tan 53 डिग्री की वैल्यू, और कॉसेक 53 डिग्री की वैल्यू, साइन 53 डिग्री की वैल्यू, और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू। ये आपको लिखनी है ना? मतलब क्या अपॉन क्या आएगा, साइन 37 की वैल्यू दिस अपॉन दैट होगी या दैट अपॉन दिस होगी। ये आपका फिर से एक होमवर्क आपके लिए आ गया, दूसरा होमवर्क आज का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक होमवर्क तो वह याद करना है, जब याद कर लेंगे तो जीमेल से अगर आंसर भेजेंगे तो उसमें लिख भी देना कि सर याद हो गई है, और ये होमवर्क आपने सॉल्व करना है। इनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है?
कमेंट में लिख देना, जीमेल कर देना, जो आपको टाइम लगे, है ना। और कुछ नहीं करोगे तो एटलीस्ट यार पढ़ तो लेना ही ना, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, मैंने नहीं देना है, ठीक है। तो आई थिंक शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट आएंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा टाइम निकाल के वीडियोस बनाऊंगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।